एक हस्बैंड और वाइफ ने देखा कि उनके नेबर्स बहुत जल्दी जल्दी अपना सामान पैक कर रहे थे और घर छोड़कर भाग रहे थे। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, इसलिए वो भी बाहर निकल आए। बाहर सभी लोग ऐसे भाग रहा था जैसे दुनिया खत्म होने वाली हो। जेसन को अब तक कुछ पता नहीं था कि सच में क्या हो रहा है, लेकिन सावधानी के लिए उसने अपनी फैमिली को लेकर टाउन छोड़ने का फैसला किया। लेकिन रास्ते में उन्होंने कुछ अजीब देखा। वही नेबर्स जो भागे थे अब वो वापस लौट रहे थे। चीजें और भी ज्यादा अजीब होने लगी। जेसन की फैमिली घबराने लगी और जल्दी ही वो लोग ट्रैफिक में फंस गए। तभी उन्हें पता चला कि शहर से बाहर निकलने वाले सभी रोड को मिलिट्री ने ब्लॉक कर दिया है। ऊपर हेलीकॉप्टर्स उड़ रहे थे और लाउडस्पीकर से अनाउंस हो रहा था कि सिटी में अचानक एक इन्फेक्शन फैल गया है और सबको तुरंत घर वापस लौटने का आदेश दिया गया है। जेसन को समझ आ गया कि पूरा शहर क्वारंटीन में बंद कर दिया गया है। अचानक आसमान से एक पत्थर जैसा ऑब्जेक्ट गिरा जिससे धूल का बादल उठ गया। कुछ ही सेकंड बाद 2 फाइटर जेट्स उनके ऊपर से गुजरे जो सीधे टाउन की तरफ जा रहे थे। सब लोग शॉक में थे। तभी जेट्स ने बॉम्बिंग शुरू कर दी। बेथ, जेसन की वाइफ, तुरंत समझ गई अगर वे लोग ऑर्डर्स मानकर घर वापस जाते तो उनकी मौत तय थी। जेट्स अब उन लोगों की तरफ मुड़ गए जो सड़क पर भाग रहे थे। तभी सबको पता चला मिलिट्री उनका बचाव नहीं कर रही बल्कि उन्हें मारना चाहती है। बेथ ने पास की एक हिल पर बने स्कूल को देखा और जल्दी से अपने परिवार को वहां जाने को कहा। जेट्स ने दूसरी बार बॉम्बिंग शुरू कर दी, लेकिन शुक्र था कि वे ब्लास्ट से पहले स्कूल तक पहुंच गए। थके हारे और लड़खड़ाते हुए वे स्कूल के बंकर के दरवाजे पर जोर से दस्तक देने लगे। जैसे ही फाइटर जेट्स का शोर करीब आया, भारी दरवाजा बंद हो गया। जेसन की फैमिली को अब तक नहीं पता था कि ऐसा कौन सा वायरस था जिसने आर्मी को इतनी सख्त कार्रवाई करने पर मजबूर किया। बंकर के अंदर एक्सपायर्ड कैंड फूड था जो 3 लोगों के लिए कुछ समय के लिए काफी था, लेकिन बेथ का चेहरा पीला पड़ रहा था। दरवाजा बंद करते वक्त उसकी हथेली कट गई थी। क्या वो भी इन्फेक्टेड हो गई है? फिलहाल उस पर ध्यान देने का वक्त नहीं था। जेसन ने बंकर का दरवाजा लोहे की चेन से बंद कर दिया और तय किया कि वे कुछ वक्त वहीं छिपेंगे। जिंदगी अंडरग्राउंड आसान नहीं थी। हर दिन एक जैसा होता, सड़े हुए कैंड फूड और एक पुराने अंडरग्राउंड कुएं से मैला पानी। टाइम पास करने के लिए वो कार्ड्स खेलते और हाइड एंड सीक खेलते। दुनिया से कटे हुए ऐसा लग रहा था जैसे समय ही थम गया हो। उनकी बेटी सबसे पहले रेस्टलेस होने लगी। पापा, हम कब तक यहाँ रहेंगे? उसने पूछा। जेसन के पास कोई जवाब नहीं था, बस इतना कह पाया, जब वायरस चला जाएगा और जिंदगी फिर से खिल उठेगी तभी हम बाहर निकलेंगे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ये वक्त 300 दिनों तक खिंच जाएगा। छोटी लड़की अक्सर वेंटिलेशन डक्ट में लगे रिफ्लेक्टर मिरर से बाहर झांकती, लेकिन हर बार सिर्फ सूना, जलता हुआ और बंजर शहर ही दिखता। धीरे धीरे उसे लगा कि शायद वे सच में आखिरी लोग हैं। बेथ उसे समझाती, शायद तुम्हारे दोस्त भी कहीं छुपे होंगे जैसे हम। एक दिन लड़की ने एक टिन कैन खोला तो देखा कि वो खाली है और पीछे एक छोटा छेद है। किसी ने उनका खाना चुराया था। बेथ ने बाकी कैंस चेक किए तो पता चला 12 कैंस खाली हो गए हैं। करीब 2 हफ्ते का खाना गया। दुखी होकर उसने सोचा कि शायद चूहे वेंटिलेशन डक्ट से घुस गए हैं। बेटी का उदास चेहरा देखकर जेसन ने उसे भरोसा दिलाया, छोटी मोटी झंझट की चिंता मत करो, अगर खाना खत्म हो गया तो मैं ऊपर जाकर और ले आऊंगा। उस रात जब लड़की अपनी माँ के साथ खेल रही थी तो पीछे से हल्की आवाज आई। एक चूहा फिर से घुसने की कोशिश कर रहा था, टिन चोरी करने। गुस्से में जेसन ने चाकू निकाला, लेकिन वो चूहा बहुत तेज था और छेद की तरफ भाग गया। जैसे ही वो बचकर निकलने वाला था, बेथ ने झपट्टा मारा और उसे पकड़ लिया। पर जश्न मनाने से पहले बंकर में तेज जलने की बदबू फैल गई। चूहे ने तेल का दिया गिरा चुका था। तापमान तेजी से बढ़ने लगा और अचानक दिया फट गया। केरोसिन चारों ओर फैल गया। आग तेजी से फैल गई। बेथ ने तुरंत पर्दा फाड़कर आग बुझाने की कोशिश की, जबकि जेसन पास के पत्थर के नल से पानी लेकर आग पर डालता रहा। बहुत कोशिश के बाद आखिरकार आग बुझ गई। जब उन्होंने अपनी बेटी को ढूंढा तो वो बिस्तर के नीचे छुपी थी, मिरर को घूर रही थी। धुआं वेंटिलेशन डक्ट से बाहर निकल रहा था, जिससे उनके छिपने की जगह के बारे में किसी को भी पता चल सकता था। जेसन ने धीरे से कहा कि शायद रात का अंधेरा धुआं छिपा देगा। तीनों डर के मारे जागते रहे। खुशकिस्मती से उस रात कुछ नहीं हुआ। अगली सुबह जेसन ने मिरर देखा तो वो काले कोयले से धुंधला था। धुआं निकल गया था, लेकिन डक्ट के चारों ओर एक मोटी राख की परत जम गई थी जो शायद उन्हें छुपाने में मदद करेगी। फिर भी उन्होंने साफ करने का फैसला किया। जेसन और बेथ ने दरवाजे की चेन खोली, सावधानी से आसपास सुना और अंत में बाहर कदम रखा, अपनी बेटी को अंदर अकेला छोड़कर। समय बीता, लेकिन वे वापस नहीं आए। घबराई हुई लड़की एक स्टूल पर चढ़ी और रिफ्लेक्टर मिरर से उसने बाहर झांका। उसने अपने माता पिता को बंकर के दरवाजे को छुपाने की कोशिश करते देखा, लेकिन दूर जंगल में एक काला सा साया धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। डर के मारे उसने अपने पिता को पीछे देखने के लिए आवाज लगाई, लेकिन वे बहुत दूर थे। वो उसकी आवाज नहीं सुन पाए। पैनिक में लड़की बाहर भागी, पर वहां पहुंचकर उसने अपने माता पिता को कहीं नहीं पाया। कांपती हुई वे उनके लिए चिल्लाने लगी। अचानक किसी ने उसे पकड़ लिया। वे जेसन और बेथ थे। वे जल्दी से बंकर में लौटे। जेसन ने दरवाजे को लकड़ी के तख्तों से मजबूती से बंद किया और फिर उसे चेन से कस दिया। फिर उसने चुप्पी का इशारा किया और जमीन पर कान टिकाकर सुनने लगा। ऊपर से पदों की आवाज आ रही थी, भारी, धीरे धीरे कुछ खोजने वाली आवाज। कोई जानता था कि वे नीचे हैं। छोटी लड़की रोने लगी। बेथ ने उसे शांत करने की कोशिश की, फुसफुसाते हुए कहा कि एक आवाज और उनकी मौत पक्की है। जेसन ने ध्यान भटकाया जब तक लड़की शांत नहीं हुई, लेकिन बेथ की निगाहें वेंटिलेशन डक्ट पर टिकी रही। उसकी चिंता बढ़ती चली गई। अचानक बंकर में जोर का धमाका हुआ। पदों की आवाज और भारी हो गई जब तक वे सीधे उनके ऊपर नहीं रुके। जेसन के माथे से
पसीना टपक रहा था। जिस चीज से वे डरते थे वो आ चुकी थी। किसी ने लोहे के दरवाजे पर जोर से धक्का दिया। चेन जोर जोर से खनकने लगी। बाहर जो भी था उन्हें पता था कि अंदर कोई है। हर धक्का दरवाजे के सहारे हुए लकड़ी के बीम्स को फाड़ रहा था। दरवाजा अब ज्यादा देर नहीं टिकेगा। हिम्मत जुटाकर बेथ ने सीढ़ी पर चढ़कर अपने शरीर के वजन से दरवाजा बंद रखने की कोशिश की, पर धीरे धीरे दरवाजा खुलने लगा और दो चमकती हरी आंखें अंदर झांकने लगी। उसी वक्त जेसन ने एक स्टील की पाइप तोड़ी और दरवाजे के फ्रेम में जैम कर दी। दरवाजा मजबूती से बंद हो गया। ऊपर का दबाव अचानक गायब हो गया और दोनों ने बंकर को फिर से कड़ी चेन से बंद किया। हालांकि कदमों की आवाज धीरे धीरे दूर हो गई। जेसन के हाथ कंपकता रहे थे। अब उसे पता था कि बाहर की दुनिया सिर्फ बेरहम सैनिकों से ही नहीं बल्कि डरावने राक्षसों से भी भरी हुई है। सभी सीढ़ियों के पास बैठ गए, हताश और थके हुआ। उनका छिपने के ठिकाने के बारे में उन्हें पता चल चुका था और अब हमला कहीं से भी हो सकता था। असली हमला जल्द ही शुरू हुआ। स्टोरेज रूम के शेल्फ्स हिलने लगे और ऊपर से अनगिनत कदमों की आवाज आने लगी, जैसे झुंड एक साथ इकट्ठा हुआ और जोरदार हमला किया। इस बार लोहे का दरवाजा टूट गया। अनगिनत चमकती आंखें अंधेरे बंकर में झांक रही थीं। जेसन का परिवार डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन राक्षस बढ़ते गए। जेसन ने तेल का दिया फेंका और दरवाजे के सामने एक कैबिनेट धकेला, लेकिन वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। तभी उनकी बेटी ने जमीन में एक डक्टेड ओपनिंग देखा। जेसन ने उसे तोड़ दिया और अपनी पत्नी और बेटी को अंदर भेजा, पर जब वो खुद अंदर जाने लगा तो संकरी जगह में वो फंस गया। राक्षस कुछ ही सेकंड दूर थे। हताश होकर जेसन ने अपनी ही बाजू की हड्डी बाहर कर दी और निकलने की कोशिश की। बेथ ने पूरी ताकत से खींचा, लगभग उसे बाहर निकाल ही रही थी कि अचानक एक बड़ी पंजे वाली टांग आग के बीच से निकली और जिसने उसे पकड़ लिया। जेसन जोर से चिल्लाया, बेथ अपनी बेटी को बचाओ, और फिर वो खुद बंकर की तरफ खींचता गया। बेथ और उसकी बेटी तेजी से टनल्स में दौड़ी। पीछे से जेसन की लड़ाई की आवाज गूंज रही थी। उसे पता था कि जेसन अपनी जान देकर उन्हें बचा रहा है। वे बाहर निकली, पर रास्ता एक बड़ी दीवार से ब्लॉक था। हेलीकॉप्टर का स्पॉटलाइट उन पर पड़ा, जिससे वो पूरी तरह उसकी रोशनी में फंस गए। ऊपर से एक बड़ा जाल गिरा जिसमें दोनों फंस गए। तभी बेथ ने देखा कि सामने काले साए थे जिनकी आंखें हरी हरी चमक रही थी। पर जैसे जैसे वे करीब आए, बेथ को समझ आया कि ये राक्षस नहीं बल्कि हैजमैट सूट्स पहने सैनिक थे। सैनिकों ने सिरिंज निकाले और उनके गले में चुभो दिया। काले खून की धार टपकने लगी। कमांडर ने घोषणा की कि दोनों इन्फेक्टेड हैं और उनके खात्मे का आदेश दिया। वायरस फैलते ही कई गांव वाले पहले ही संक्रमित हो चुके थे। ये हवा से फैलने वाला, बहुत कंटेजियस और दिखाई नहीं देने वाला था। आर्मी का तरीका सिर्फ निर्दयता से सबको खत्म करना था। बेथ ने डर से देखा जब सैनिकों ने उसकी बेटी की तरफ हथियार उठाए। गुस्से से उसका चेहरा काला हो गया, पर उसके कुछ करने से पहले एक सैनिक के गले से खून फट पड़ा। वो जेसन था। वो मर के वापस आ चुका था। उसकी आंखें लाल चमक रही थी। उसकी ताकत कई गुना बढ़ गई थी। इन्फेक्शन के बाद वो बदल चुका था। भले ही वो बहादुरी से लड़ा, लेकिन गोलियों की बरसात को ज्यादा देर तक नहीं झेल सका। वो जमीन पर गिर पड़ा, हाफता हुआ, पर उसकी कुर्बानी बेकार नहीं गई। इसी बीच बेथ और उसकी बेटी जाल से बच निकली। सैनिक इधर उधर बिखर गए उन्हें पकड़ने के लिए। बेथ खुद भी बदलने लगी थी। उसने कई सैनिकों को मार डाला, पर अंत में एक ने उसे घायल कर दिया और वो एक कार की छत पर गिर पड़ी। उसकी बेटी छाया में छुपी सब देख रही थी। गुस्से से उबलती लड़की भी बदलने लगी। वो एक सैनिक पर हमला करने को कूद पड़ी, पर बेथ ने उसे रोक दिया। वो अपनी बेटी को राक्षस नहीं बनाना चाहती थी। धीरे धीरे लड़की शांत हो गई। उसकी नसों का रंग सामान्य हो गया, लेकिन जिस सैनिक पर उसने हमला किया था उसकी हालत खराब थी। उसका सूट फट चुका था और वो भी वायरस से मरने वाला था। घायल जेसन ने आखिरी बार अपनी बेटी को देखा और अपने अंदाज में अलविदा कहा, जिसके बाद उसने अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर ली। ठीक उसी वक्त एक और हेलीकॉप्टर आया। बेथ ने अपनी बेटी को पकड़ा और पूरी जान लगाकर भागी। वे कबाड़ के ढेर के बीच छिप गई और तभी उसे एक छुपा हुआ अंडरग्राउंड रास्ता मिला। अचानक एक रोशनी में उनका पुराना पड़ोसी, एक छोटा लड़का दिखा जिसने उन्हें छुपाया। वहां उनके कई जान पहचान वाले सर्वाइवर्स थे। अनगिनत लोग चूहे जैसे थे, अंधेरे में जीने पर मजबूर थे ताकि जिंदा रह सकें। जेसन का परिवार हर दिन राक्षसों से भागता रहा, पर सच में अनइन्फेक्टेड दुनिया की नजर में वही लोग खुद राक्षस बन चुके थे। और अगर ध्यान से सुनो तो पता चलेगा कि वे हमेशा जानते थे कि वे इन्फेक्टेड हैं। इसलिए वे अपनी बेटी को हमेशा चेतावनी देते थे कि गुस्सा मत करो, क्योंकि गुस्से से ट्रांसफॉर्मेशन आती है। और दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको पसंद आई हो तो जुड़े रहिए। हम फिर मिलेंगे अगली कहानी में।